Hello everyone, welcome to my new video in which we will discuss School of Jurisprudence. As we know, we have number of schools in jurisprudence. Natural law school, historical law schools, analytical schools, sociological schools. So, one by one we will discuss each school. First of all, today we will discuss on natural law school. Natural school of law is generally regarded as the law of nature, divine law, or the law that are universal and इटर्नल इन नेचर. नेचुरल लॉ स्कूल जैसे कि नेम से ही आइडिया लग रहा है हमें कि ये लॉ नेचर के साथ रिलेट किया गया है. हमारे डिवाइन अथॉरिटीज मीन अवर सुप्रीम अथॉरिटीज, जो हमारे गॉड है, सुप्रीम पावर्स है, उनके साथ रिलेट किया गया है. और यूनिवर्सल लॉ है, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू all person in the world. Natural law is mostly influenced by religion. Natural law को कहाँ से इन्फ्लुएंस किया गया? हमारे धर्म. धर्म मीन्स हम गॉड को मानते हैं, सुप्रीम पावर को मानते हैं. तो सिंपली फर्स्ट आप रिमेंबर रखिए कि नेचुरल लॉ को धर्म और रिलीजन के साथ इन्फ्लुएंस किया गया है. Natural law is a philosophy of law that focus on the laws of nature. The school of jurisprudence represent the belief that there are inherent law that are common to all society, whether or not they are written down in officially enacted. नेचुरल लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है कि ये लॉ एक अनरिटन लॉ है. कहीं पे भी इसका कोई डॉक्यूमेंटेशनल प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे. जैसे कि आजकल इन अ मॉडर्न सिनेरियो वी नो दैट द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इज अवर लॉ इनेक्टेड पावर्स, और जो भी एक्ट बनते हैं वो हमारे पास रिटन फॉर्म में है. इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, जो एक लेंथीएस्ट, बल्किस्ट और रिटन डॉक्यूमेंट प्रूफ है हमारे लॉज का. बट नेचुरल लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है. ये एक अनरिटन लॉ है जो सारी सोसाइटीज के लिए कॉमनली एप्लीकेबल होगा. और ये किस चीज पे बिलीफ पे, किस चीज पे टिका है कि पर्सन के अंदर एक इनर कॉन्शियसनेस है जिसपे हर पर्सन उस लॉ को फॉलो कर रहा है. क्लियर? देन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ इन एंशिएंट पीरियड. एंशिएंट ये एक पुराना और एंशिएंट कॉन्सेप्ट है हमारा. एंशिएंट पीरियड में भी नेचुरल लॉ को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया होगा. हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे जो वीडियोस में, उन्हें बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि ग्रीक पीरियड, रोमन पीरियड, एंशिएंट पीरियड क्या है. हम हर इन नेचुरल लॉ को भी हम एंशिएंट पीरियड में पढ़ेंगे, मिडिवल पीरियड में पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियड में पढ़ेंगे, इन सभी पीरियड्स में पढ़ेंगे. एंशिएंट पीरियड जो हमारा सबसे पुराना पीरियड है. एंशिएंट पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, Greek period and Roman period. Now, Greek period में जो मेन पर्सन्स थे उन्होंने नेचुरल लॉ को अपने वर्ड्स में डिफाइन किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कि ग्रीक पीरियड्स के, एंशिएंट पीरियड्स के ज्यूरिस्ट कौन कौन है. सो प्लीज रिमेंबर दैट ग्रीक पीरियड्स के जो ज्यूरिस्ट है हेराक्लिट्स, Aristotle, Socrates and Plato. So, first of all,
according to Heraclitus. He was the first Greek philosopher who developed the natural law. फर्स्ट ग्रीक फिलोसोफर थे हेराक्लिटस, जिन्होंने ग्रीक पीरियड में नेचुरल लॉ को डेवलप किया. उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू हिम रीजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेचुरल लॉ. हेराक्लिटस ने जब नेचुरल लॉ को डिफाइन किया तो उन्होंने कहा रीजन, किसी भी चीज को मानने के पीछे कोई रीजन होता है. तो अगर किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी लाइन में एक रीजन है तो इसका मतलब कि व्हाट और वाई है, वाई वर्ड, तो वो एक इसेंशियल एलिमेंट बन सकता है लॉ का. एंड ही गिव 3 एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल law. First is unlimited goals, second is stages, and third is reason, essential element. Due to frequent changes and instability made Greek lawyers to think that law is made for those who serve powers and interest. Therefore, there should be a principle which is universally applicable to all over. पर्सन ने कहा, हेराक्लिटस ने कहा कि जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, इनस्टेबिलिटी आ रही है, पर्सन ग्रोथ कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मॉडर्न, थोड़ा थोड़ा नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो उस वजह से पर्सन्स के नेचर्स में इंस्टेबिलिटी आ रही है. इस इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हमें एक ऐसे लॉ की और एक ऐसे चीज़ के रीज़न की नीड है, ऐसे लॉ की नीड है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल कर सके हम हर पर्सन के ऊपर. ऐसा ना हो कि इंस्टेबिलिटी के कारण आप कोई एक पर्सन सोसाइटी में कुछ फॉलो कर रहा है, दूसरा पर्सन सोसाइटी में कोई और चीज फॉलो कर रहा है. नो, ड्यू टू द चेंजेस और इंस्टेबिलिटी इन अ सोसाइटी देयर मस्ट बी नीड सम पर्टिकुलर स्टेटमेंट और लॉ विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल ओवर ऑल द पर्सन. सो हेराक्लिटस ने सबसे पहले कहा कि रीजंस, हमें लॉ बनाने के पीछे एक रीज़न चाहिए कि हम क्यों लॉ बना रहे हैं. तो इसमें ग्रीक में जब हेराक्लिटस ने ग्रीक पीरियड में कहा तो उसने कहा कि अनस्टेबिलिटी के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को ख़त्म करने के लिए हमें एक लॉ की नीड है. क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट इज सॉक्रेट. अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट, law is a product of correct reasoning. हेराक्लिटस की तरह ही सॉक्रेट ने भी रीजनिंग पे ही फोकस किया, बट ही सेड दैट करेक्ट रीजनिंग बिकॉज ह्यूमन इंसाइट दैट अ मैन हैज अ कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड एंड इट इज able to appreciate the moral values. This human insight is basis to judge the law. सॉक्रेट्स ने भी हेराक्लिटस की तरह रीजनिंग पे ही फोकस किया, बट उसने कहा कि रीजनिंग करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि पर्सन, मैन के पास अपने करेक्ट, गुड और बैड को जज करने की एक वैल्यू और पावर है. उसे पता है कि क्या चीज गलत है और क्या सही है. सो सिर्फ ह्यूमन इंसाइट इज द बेसिस टू जज द लॉ. जो सही है उस पे ही हमारे लॉज बने, करेक्ट रीजनिंग पे. ही डिवाइडेड द जस्टिस इनटू 2 types. Socrates divided the justice into 2 types. One is legal justice and second one is natural justice. So next is
एरिस्टोटल ने बहुत फेमस डेफिनेशन दिया हमारे लॉ का. ही सेड दैट मैन इज द पार्ट ऑफ नेचुरल लॉ इन टू वे. फर्स्ट इज he is a part of the creature of the God, and second one, he possesses insight and reason by which he can shape his will. एरिस्टोटल ने जब लॉ को डिफाइन किया तो उसने दो तरीकों से कहा. He defined natural law as the reason which is unaffected by the desires. एरिस्टोटल ने जब नेचुरल लॉ को डिफाइन किया तो उन्होंने कहा कि जो रीजन और लॉ बनेंगे वो डिजायर से इनअफेक्टेड हो बिल्कुल. इट एम्बेडिड्स बेसिक वैल्यू एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम एंड प्लेस. एरिस्टोटल ने कहा जब लॉ क्रिएट हो, नेचुरल लॉ सब लॉ बने तो वो लॉ ह्यूमन की डिजायर से बिल्कुल अलग होके राइट चीज़ों पे बने और यूनिवर्सली और इंडिपेंडेंटली अप्लाई हो हर समय और हर प्लेस पे एंड इक्वली एप्लीकेबल टू all persons. So these are the definitions of natural law in ancient period under Greek periods में जो different jurists ने define किए. Thank you. In our next video we will discuss about Roman period of natural law.